नॉर्मल डिलीवरी या सिजेरियन डिलीवरी, ये डिसीजन डिलीवरी रूम में नहीं आपके दिमाग में पहले होना चाहिए। क्यों? हॉस्पिटल में एक कंसेंट फॉर्म साइन होता है, पर आज मैं आपको बिना मेडिकल लैंग्वेज के उसका सही मतलब समझाऊंगा। ये वीडियो एड्स के लिए नहीं बनाया गया है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ माँ और बच्चे की सेफ्टी के लिए है। इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो बनाने का मकसद मुझे ऐसे मिला कि आज मेरे हॉस्पिटल में 25 साल की एक बच्ची आई थी। व्हीलचेयर में वो बच्ची आई थी। वो चल नहीं पा रही है, बोल नहीं पा रही है, उसके मुंह में से वो सलाइवा निकलती जा रही है। उसकी मम्मी उसको बार बार पूछ रही है। कंप्लेन पूछा तो बोला सर उसका मेंसेस नहीं आया है, प्रॉब्लम है। मैंने जब सोनोग्राफी में लिया वो बच्ची को, उसके पापा ने उसको गोदी में उठा के 25 साल की बच्ची को वहाँ पे रखा। फिर उसका डिटेल मेडिकल हिस्ट्री लिया कि उसकी मम्मी का डिलीवरी के दौरान क्या हुआ था। तो डिलीवरी में उसकी मम्मी ने बताया कि उसका लेबर लंबा चला गया और लंबा लेबर जाने के बाद 10वां महीना बैठने के बाद डिलीवरी करवाया। लंबा लेबर चला गया, बच्चे के सिर के ऊपर सूजन आ गई और वो सूजन बच्चे के दिमाग में चली गई और दिमाग की नसें काम करना बंद हो गई। आप सोचो वो बच्चे की क्या गलती थी? कोई गलती थी वो बच्चे की? कुछ नहीं थी। वो तो हेल्दी था, लंबा लेबर खींच गया उसको यहाँ तक। मैं यहाँ ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, बट जो भी बच्चा आए सही सलामत आए और पूरे देश का भविष्य अच्छा करे, हमारा देश को आगे लेके जाए, उसकी मम्मी पापा का सपोर्ट सिस्टम बने, उसका समाज का आधार बने, उसके लिए मैं ये वीडियो बना के दे रहा हूँ आपको। मेहरबानी करके ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचाइए जिनको डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो रहा है कि उनको डिलीवरी कैसे करवानी चाहिए। उनको मालूम ही नहीं है कि आगे जाके उनके जीवन में और उसके बच्चे के जीवन में क्या दिक्कत होगी। जैसे ये बहन को भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, उन्होंने भी बताया कि सर हमें इसे ऐसा किसी ने बताया नहीं था, अगर बता देते तो हम तो सीजर करवा लेते। तो ये अवेयरनेस के लिए है। मेरा डिसीजन थोपने के लिए मैंने ये वीडियो नहीं बनाया है। आज का मेरा जो टॉपिक है जिसके बारे में मैं बात करना चाह रहा हूँ, डिलीवरी के मोड के बारे में बात करना चाहता हूँ। नॉर्मल डिलीवरी और सी सेक्शन डिलीवरी। और उसमें भी मैं कोई मिथ या फैक्ट के लिए मैं बात नहीं करूँगा, सिर्फ फैक्ट के हिसाब से ही बात करूँगा। ये जो है ना एक कंसेंट फॉर्म है, इसमें लिखा है कंसेंट दैट एक्सप्लेन इन सिंपल लैंग्वेज the risk and the benefit of normal vaginal delivery and cesarean delivery. The purpose is to give clear understanding to the patient and the family. यानी कि इसके अंदर नॉर्मल डिलीवरी और सी सेक्शन डिलीवरी के दौरान बेनिफिट क्या होता है मम्मी और बच्चे को, और मम्मी और बच्चे को पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस आने के क्या चांस है वो इसमें लिखाया गया है। तो पहले नॉर्मल डिलीवरी की हम लोग बात करेंगे, उसमें बेनिफिट क्या है। तो बेनिफिट यह है कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है, उसमें कम से कम मेडिकेशंस यूज़ होता है, फास्टर रिकवरी होता है सर्जरी के बिना। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, सर्जरी नहीं होता है, पूरा पेट चीर के उसमें बच्चा बाहर नहीं आता है नॉर्मल डिलीवरी में। बट जो वजाइना के नीचे मसल्स के ऊपर कट लगा के बच्चे को बाहर निकालते हैं, वहाँ पे टाँके वगैरह तो 100% लगते ही लगते हैं। तो ऐसा 100% नहीं बोल सकते कि उसमें फास्टर रिकवरी भी 100% होता है, बट टाँके वगैरह लगते हैं। ऐसा नहीं है कि हर बार टाँके नहीं लगते हैं। और दूसरी बार जब डिलीवरी होता है तो वजाइनल डिलीवरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है। अभी वैसे ही सी सेक्शन में क्या बेनिफिट रहता है? तो जब भी सी सेक्शन होता है वो रिस्क कम हो जाता है जब वो एक्सपर्ट सर्जन के द्वारा किया गया हो।
पहला चीज वो प्रोवाइड करता है सेफ्टी, क्विक सेफ्टी टू मदर एंड बेबी इन इमरजेंसी कंडीशन। इमरजेंसी कंडीशन में सी सेक्शन करने से मम्मी और बच्चे दोनों को रिकवरी आने के चांस बढ़ जाते हैं। और जब भी सी सेक्शन होता है डॉक्टर का पूरा कंट्रोल होता है, टाइमिंग और जो भी सर्कमस्टेंसेस सर्जरी के दौरान होने वाले हैं उस पर पूरा डॉक्टर साहब का कंट्रोल रहता है। तो ये इसके थोड़े से बेनिफिट हैं। नाउ हम लोग बात करेंगे पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस ऑफ नॉर्मल वजाइनल बर्थ। तो क्या कॉम्प्लिकेशन होने के चांस है ड्यूरिंग द नॉर्मल डिलीवरी और नॉर्मल डिलीवरी खत्म होने के बाद 4-5 साल 10 साल बाद भी क्या कॉम्प्लिकेशन आने के चांस है। आप भी कोरिलेट कर पाएंगे जब आप अपनी डिलीवरी को याद करेंगे तब इसके बारे में। जब लेबर यानी कि नॉर्मल डिलीवरी का प्रोसीजर लंबा जाता है ना, तो मदर जो रहती है वो फटीग हो जाती है और वो फटीगनेस के कारण बच्चा अंदर ही अंदर एग्जॉस्ट हो जाता है। ठीक है, तो वो एक चीज़ होने के चांस है। काफ़ी बार नीचे अगर डेलिब्रेटली कट नहीं लगाते एपिजियोटॉमी वाला, तो क्या होता है कि वजाइना और पेरिनियल की आसपास की जगह पे फट के बच्चा बाहर आ जाए, यानी पूरी वजाइना फाड़ के बच्चा बाहर आएगा और उसके कारण टेयर होता है और वहाँ पे स्यूचरिंग करने के चांस बढ़ जाते हैं। काफ़ी बार डिलीवरी के बाद हैवी ब्लीडिंग होने के चांस है और ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाना भी पड़ सकता है। आगे के भविष्य में जैसे कि 10-15 साल के बाद मदर को यानी बेबी मम्मी जिसने नॉर्मल डिलीवरी करवाई है उसको यूरिन के प्रॉब्लम्स होने के चांस बढ़ जाते हैं, जैसे कि यूरिन लीक होना, खांसी खाने के टाइम पे यूरिन आ जाना, हैवी वजन लेने के टाइम पे यूरिन आ जाना। इसे यूरिनरी इनकंटिनेंस माना जाता है। काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि आप ज़्यादा हंसते हो तो भी यूरिन हो जाता है। जब नॉर्मल डिलीवरी के कॉम्प्लिकेशन में एक और कॉम्प्लिकेशन है शोल्डर डिस्टोसिया। शोल्डर डिस्टोसिया का मतलब ये होता है कि बच्चे का जो ये शोल्डर का जो भाग रहता है वो मम्मी का जो पेल्विस का पोर्शन रहता है वहाँ पे अटक जाता है और वो बाहर बच्चा नहीं आ पाता है। तो ऐसे केसेस में बच्चे को फ्रैक्चर होने के भी चांस रहते हैं और बच्चे को नर्व इंजरी, सर्वाइकल प्लेक्सस की नर्व इंजरी होने के चांस भी बढ़ जाते हैं। काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि अगर प्रीवियस सीजरियन है और नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल ले रहे हो, अगर प्रीवियसली आपने गर्भाशय में से कोई गांठी निकाला है और नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल ले रहे हो, तो ऐसे केसेस में आपका गर्भाशय फटने के चांस बढ़ जाते हैं। काफ़ी बार कुछ भी नहीं हुआ हो फिर भी फटने के चांस बढ़ जाते हैं। बहुत रेयर है ये चीज़, बट कॉमन उसमें हो सकता है कि अगर गांठी निकलवा है, गर्भाशय में टाँके लगे हैं पहले कोई चीज़ के कारण और सीजेरियन के कारण भी टाँके लगे, तो उसमें ये कॉमनली फटने के चांस रहते हैं। उसे बोला जाएगा यूट्राइन रप्चर और ये बहुत लाइफ थ्रेटनिंग होता है बच्चे और मम्मी दोनों के लिए। याद रखना मेरी बात। काफ़ी बार होता है कि गर्भाशय का मुख ऐसे रहता है, पूरा खुलता है और बच्चा उसमें से बाहर निकलता है। तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि ज़्यादा ऊपर से पुश कराते हैं, रिलेटिव सारे मिलके चिल्लाते हैं जल्दी पुश करो पुश करो पुश करो, उसमें गर्भाशय का मुख जो है वो फट जाता है और बच्चा बाहर आता है। तो ऐसे केसेस में सर्विक्स का मुख फटने के कारण ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा आता है और तो उसे टाइम पे वो बहन को एनेस्थीसिया देने के बाद उसका सर्वाइकल टेयर करवाना पड़ सकता है। काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि पेशाब का थैली जो है वो मीन्स वजाइना के बिल्कुल ऊपर है पेशाब का थैली, तो पेशाब का थैली फाड़ के भी बच्चा बाहर आ सकता है। तो ये कॉम्प्लिकेशन और एक हो सकता है। आगे पेशाब का थैली ऊपर है तो नीचे संडास का भी थैली है, तो काफ़ी बार ऐसा भी हो सकता है कि संडास का थैली फाड़ के भी बच्चा बाहर आ सकता है। काफ़ी बार नॉर्मल डिलीवरी के दौरान अगर बच्चे को प्रॉब्लम हो रहा है, खून कम पहुंच रहा है, खून कम पहुंचना तो जैसे आप धड़कन से मालूम नहीं कर पाएंगे, उसका धड़कन धीरे धीरे ड्रॉप होता है। तो ऐसे केसेस में इमरजेंसी सी सेक्शन करना भी पड़ सकता है। बहुत ही रेयर और सीरियस एक कॉम्प्लिकेशन है जिसमें एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म बोला गया है। तो एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म जो है उसमें क्या होता है कि बच्चे के आसपास जो पानी का भाग है, जो एमनियोटिक थैली, पानी की झिल्ली जिसको बोला जाएगा, वो मम्मी के ब्लड सर्कुलेशन में वो पानी चला जाता है।
अभी उसमें तो ऑक्सीजन वगैरह नहीं है। अगर वो पानी रिवर्स मम्मी के अंदर गला गया तो अगर सिर में जाएगा मम्मी के, तो मम्मी को कन्वल्जन आने के चांस है। हार्ट में जाए तो हार्ट अटैक आ सकता है, किडनी में जाए तो किडनी डैमेज कर सकता है, तो उसे एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म बोला जाता है। बेबी को नॉर्मल डिलीवरी की प्रोसीजर के दौरान हाइपोक्सिया का मतलब ऐसा है कि उसको सिर में खून कम पहुंचता है, तो ऐसे केसेस में बच्चे के दिमाग में सूजन आ जाती है, सेरिब्रल पाल्सी हो जाता है, उसको सीजर्स यानी कि अकड़ी आने के चांस बढ़ जाते हैं, और लॉन्ग टर्म बच्चा चल भी नहीं पाएगा, ऐसी भी सिचुएशन होती है। मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं जिसमें बच्चे चल नहीं पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, उसका पूरा सिर ऐसे ऐसे हिलाते रहते हैं। तो ऐसे केसेस नॉर्मल डिलीवरी में ज़्यादा देखे जाते हैं। काफ़ी बार नॉर्मल डिलीवरी के कॉम्प्लिकेशंस में ऐसा भी देखा गया है बच्चे को कि बच्चा जो है वो अंदर ही अंदर मम्मी के पेट में जब रहता है तो अंदर ही अंदर पॉटी कर देता है, और वो पॉटी वाला पानी वो उसके फेफड़े में चला जाता है, और उसके कारण बच्चे को ब्रीथिंग में डिफ़िकल्टी होता है, NICU में एडमिशन होता है, इन्फेक्शन हो जाता है बच्चे को पूरी जगह पे, और प्रॉब्लम होने के चांस बढ़ जाते हैं। लास्ट बट नॉट द लिस्ट कॉम्प्लिकेशन नॉर्मल डिलीवरी का, बच्चे के सिर पे सूजन आ जाती है, क्योंकि बच्चा क्या है, वजाइना छोटी है, बच्चे का सिर बड़ा है, तो जब बाहर निकलता है तो वो उसका जो सिर के जो बोन्स रहते हैं वो बोन्स सॉफ्ट रहते हैं, तो एक दूसरे के ऊपर जाके पूरा सूजन जैसा हो जाता है, और वो सूजन में से पूरा बच्चा बाहर निकलता है। स्वेलिंग बोला जाएगा, हेड के ऊपर का स्वेलिंग, कैपट सक्सीडम बोला जाता है, हमारी जो भाषा है गायनी की भाषा, उसमें कैपट सक्सीडम हो जाता है। उसके कारण बच्चे को वो बच्चा बाहर आ जाएगा, अच्छे से आ जाएगा, नॉर्मल भी आ जाएगा, पर बच्चे को जॉन्डिस होने के चांस है, उसकी इम्यूनिटी लो हो सकती है, उसको इन्फेक्शन हो सकते हैं, और रेयरली वो बच्चे का सिर ऐसे ही आड़ा टेढ़ा रहने के चांस रहते हैं। ठीक है, ये हो गए बच्चे और मम्मी दोनों के कॉम्प्लिकेशन जो नॉर्मल डिलीवरी में हो सकते थे। अभी सी सेक्शन के दौरान बच्चे और मम्मी दोनों में क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये अनबायस्ड है, मैं किसी चीज़ को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ मम्मी और बच्चा दोनों सेफ होने चाहिए। मेरा कहने का तात्पर्य ये है, आप ये सुनने के बाद आपके दिमाग से खुद डिसाइड कीजिएगा कि आपको खुद से क्या करवाना है। दैट्स इट। मेरा मोटो यही है कि भले ही ये मैं समझा रहा हूँ, उसका मतलब ये नहीं कि मैं सी सेक्शन प्रमोट कर रहा हूँ या नॉर्मल डिलीवरी प्रमोट कर रहा हूँ, मैं न्यूट्रल तरीके से बता रहा हूँ। ये आपके डॉक्टर्स भी आपको नहीं बताते होंगे, आप शेयर करके आपके दोस्तों को भी भेजना। तो सी सेक्शन के दौरान मम्मी को क्या प्रॉब्लम हो सकता है, तो ब्लीडिंग आने के चांस है, तो उसको ब्लड चढ़ाना पड़ सकता है। उसका जो सी सेक्शन किया है वहाँ पे इन्फेक्शन होने के चांस है। ब्लैडर और बावेल और यूरेट्रिक इंजरी यानी पेशाब ले जाती हुई नली में अगर डैमेज हुआ तो उसमें पेशाब की थैली में और संडास की थैली में भी इंजरी होने के चांस होते हैं। एनेस्थेशिया रिलेटेड रिस्क भी मम्मी को आ सकता है, जैसे कि स्पाइनल एनेस्थेशिया देते हैं कमर में, तो डिलीवरी के बाद यानी 1-2 दिन के बाद उसको स्पाइनल हेडेक होने के चांस हो जाते हैं। लॉन्ग टर्म अगर अंदर अच्छे से सिलाई नहीं हो पाया है तो काफ़ी बार एडेजेंस भी क्रिएट हो जाते हैं, यानी पूरा यूट्रस चिपक जाता है, और वो भी लॉन्ग टर्म में पेन वगैरह दे सकता है मदर को। ठीक है, अगर टाका खुल गया या कुछ हुआ और अंदर से आते बाहर आते हैं तो लॉन्ग टर्म एडेजेंस क्रिएट होने के बाद हर्निया भी होने के चांस, यानी कि जो टाका पुराना लगा है उसमें से आते बाहर आते हैं तो उसमें हर्निया बोला जाएगा, और हर्निया होने के चांस रहते हैं, जिसे बोलते हैं इंसिजनल हर्निया। ठीक है, फ्यूचर के प्रेगनेंसी में प्लासेंटा अगर पुराना जो स्कार है वहाँ पे अगर चिपक जाता है तो वहाँ पे फ्यूचर प्रेगनेंसी में भी प्रॉब्लम आने के चांस है। प्लासेंटा एक्रीटा परक्रीटा वो भी होने के चांस बढ़ जाते हैं। ठीक है, और फ्यूचर प्रेगनेंसी रप्चर होने के भी चांस होते हैं। अभी ना बेबी को क्या प्रॉब्लम होगा, तो बेबी को ब्रीथिंग प्रॉब्लम आने के चांस बढ़ जाते हैं। ठीक है, रेयर और सीरियस कॉम्प्लिकेशन जो मम्मी को हो सकता है एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म, वो मैं ऑलरेडी इसमें नॉर्मल डिलीवरी वाले में मैं समझा चुका हूँ, वो सी सेक्शन में भी मम्मी को हो सकता है।
म्यूकोनियम स्टेन लाइकर जो भी नॉर्मल डिलीवरी में होता है, म्यूकोनियम स्टेन यानी बच्चा जो पॉटी कर लेता है वो वाला सीन जो मैंने ऑलरेडी नॉर्मल में समझाया है आपको, वो भी इसमें हो सकता है। ठीक है, और एस्पिरेशन के रिस्क म्यूकोनियम वाले जो है इसमें कम रहते हैं क्योंकि बच्चा जल्दी डिलीवर हो जाता है ना। म्यूकोनियम वाला बच्चा अगर नॉर्मल डिलीवरी में लंबा खींचेगा तो म्यूकोनियम के चांस बढ़ जाते हैं। म्यूकोनियम यानी पॉटी वाला जो इन्फेक्शन का चांस है वो नॉर्मल में ज़्यादा हो जाता है, सी सेक्शन में कम रहता है। तो ये हो गए सी सेक्शन के कॉम्प्लिकेशंस मम्मी और बेबी दोनों को। फॉर बेबी एंड मदर, इसके लिए मैं बोलूँगा अगर सीएस कर रहे हैं तो जो बहुत सीरियस ब्रेन कॉम्प्लिकेशन जो हमारी अभी बात हुई जिसके बारे में नॉर्मल डिलीवरी के दौरान होने के चांस है, जो कम ऑक्सीजन बच्चे के दिमाग में कम ऑक्सीजन पहुंचने के कारण होने के चांस है, वो रिस्क तो हम लोग नलीफाई यानी बिल्कुल कम कर सकते हैं, यानी 0.01% भी वो रिस्क बच्चे में नहीं आने के चांस होते हैं। देखो अल्टीमेटली बच्चा आप दोनों को पालना है, वो बच्चा ब्रेन में सूजन के साथ पैदा हुआ और पूरा ज़िंदगी आप अच्छे से उसको पाल नहीं पाएंगे, चल नहीं पाएगा, फिर नहीं पाएगा, डिसीजन आपको लेना है। सी सेक्शन में ये चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। सीएस अगर प्लान कर रहे हो तो ये जो मोस्ट ऑफ इमरजेंसीज मैंने जो बताई है सीएस की और नॉर्मल की, वो आप बहुत अच्छी तरीके से मम्मी और दोनों को अवॉइड कर सकते हैं। नॉर्मल डिलीवरी का इमरजेंसी जो होता है वो बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल है, उसको कोई डॉक्टर प्रिडिक्ट नहीं कर पाएगा कि नॉर्मल डिलीवरी में ऐसा होने के चांस होंगे ही होंगे, तो अनप्रिडिक्टेबल है वो। सो ये अनप्रिडिक्टेबिलिटी जो रहती है मम्मी और बच्चे दोनों की नॉर्मल डिलीवरी के दौरान, तो उसको प्लान सी सेक्शन के आप कम कर सकते हो। और एक बात अभी भी बोल रहा हूँ, ये जो कॉम्प्लिकेशंस मैं बता रहा हूँ वो सारे कॉम्प्लिकेशंस जो है वो स्टैंडर्ड मेडिकल टेक्स्ट बुक में लिखे गए हैं और उसके बाद ही मैं बता रहा हूँ। द चांसेस, ये सब होने के चांसेस पर्सन टू पर्सन एंड पेशेंट टू पेशेंट वेरिएबल रहते हैं। मम्मी का हेल्थ और उस टाइम के सर्कमस्टेंसेस कैसे, उसके ऊपर ज़्यादा डिपेंड करेंगे। सब केस में ये होना ज़रूरी नहीं है, ये भी बात 100% याद रखना। एक बात याद रखना, और भी यहाँ पे और भी लिखा है हम लोगों ने कि द सेफ्टी ऑफ बोथ मदर एंड द बेबी इज इक्वली इम्पॉर्टेंट, दोनों इम्पॉर्टेंट है। ये मैंने इसीलिए बताया कि आप शांति से मेंटली प्रिपेयर होके सुने और आपको मालूम चले कि ये सब चीज़ें हो सकती है। बोथ नॉर्मल डिलीवरी एंड सी सेक्शन में खुद के बेनिफिट्स भी है और रिस्क भी है। दोनों में से एक भी कंप्लीटली रिस्क फ्री तो बिल्कुल नहीं है। सेफेस्ट ऑप्शन डिपेंड्स तभी करता है उस टाइम के सर्कमस्टेंसेस और उस टाइम का टाइम और डिलीवरी के टाइम के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, कोई भी डॉक्टर और हॉस्पिटल गारंटी और स्पेसिफिक आउटकम आपको नहीं बता पाएगा कभी भी, इतना याद रखना। आप डॉक्टर से अगर गारंटी मांग रहे हो तो वो नहीं होगा, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेशंस बुक में लिखे हैं। इसमें से अगर कोई भी होता है तो डॉक्टर लायबल नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। और सिचुएशन चेंज होते रहते हैं। नॉर्मल डिलीवरी में मैंने जो सारे कॉम्प्लिकेशंस बताए हैं उसमें प्रोलॉन्ग लेबर, अगर नॉर्मल डिलीवरी में लंबा लेबर जाता है तो 10 to 15% लोगों में जो मैंने कॉम्प्लिकेशन बताए वो होंगे। पेरिनियल टेयर और एपिजियोटॉमी 30 to 40% में होता है। हैवी ब्लीडिंग 5% में ही होता है, नियरली 5% में। यूट्राइन रप्चर लेस देन 1% लोगों में ही हुआ है। शोल्डर डिस्टोसिया अराउंड 1% में हुआ है। सीवियर बर्थ कॉम्प्लिकेशन एवरी 1000 बर्थ में से 2 से 3 लोगों को होता है जो बच्चे को होते हैं। सीवियर बेबी कॉम्प्लिकेशंस, बर्थ कॉम्प्लिकेशंस। और एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म 20,000 से 30,000 डिलीवरी में एक को होने के चांस रहते हैं। ठीक है, तो ये नॉर्मल डिलीवरी के कॉम्प्लिकेशंस के प्रमाण पत्र दिए गए हैं कि इतने वुमन में इतने लोगों को देखे गए हैं। ये मैं स्क्रीन पे डाल दूंगा, आप पॉज करके देख सकते हो। सी सेक्शन में प्लान किया या इमरजेंसी सी सेक्शन किया तो वुंड इन्फेक्शन 5 to 10% लोगों को ही होने के चांस है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन अगर देने की ज़रूरत पड़ती है तो 2 to 4% में ही पड़ती है।
ब्लेडर इंजरी, बॉवेल और यूरेट्रिक इंजरी वेरी मिनिमल, लेस देन 1% लोगों को हुआ है। एनेस्थेशिया रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन वेरी मिनिमल, लेस देन 1% लोगों को हुआ है। एडेजेंस और क्रॉनिक पेल्विक पेन वो 5 to 10% लोगों को हुआ है अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन। फ्यूचर प्रेगनेंसी में एक्रीटा परक्रीटा 0.5 to 1% लोगों को हुआ है। बेबी के जो रेस्पिरेटरी सिम्टम्स डिस्ट्रेस अगर होता है तो 2 to 5% में होता है। और एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म के रिस्क जो नॉर्मल में था वही है, नियरली 1% इन 20,000 to 30,000 डिलीवरीज। बोथ नॉर्मल डिलीवरी एंड सी सेक्शन के खुद के बेनिफिट और रिस्क है। 100% रिस्क फ्री कुछ भी नहीं है इसमें से। फाइनल डिसीजन डिपेंड्स ऑन द मेडिकल सिचुएशन एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, इतना याद रखिएगा। और ये यहाँ पे ये वीडियो मेरा समाप्त हो रहा है। मैंने ये इसलिए आज मुझे बोलना ज़रूरी लगा कि किसी भी डॉक्टर आपको इतना थरोली नॉलेज नहीं देगा कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं मम्मी और बेबी को। ये मैं सिर्फ आपको एक झलक दिया है और 100% थ्रू एंड थ्रू जो टेक्स्ट बुक में लिखा है उसका मैंने झलक दिया है। आप प्लीज़ इसको शेयर करना तो ताकि किसी भी डॉक्टर को और पेशेंट जिसका डिलीवरी सीरियसली होने वाला है उसको मालूम चलेगा आगे के भविष्य में इसका क्या कर सकते हैं और उनको सेफ मेथड अपने हिसाब से कैसे चूज करना है वो खुद से चूज करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।